सुप्रभात दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के व्याकरण टॉपिक व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो है व्यंजन संधि का जो है प्रथम भेद है स्वर संधि, जिसका अध्ययन हम कक्षा में कर चुके हैं। आज इसके दूसरे भेद व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। पहले इसकी परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ योग को ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ योग को ही जो है व्यंजन संधि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के प्रथम भेद की, जिसको नाम दिया है वशीकरण संधि। वशीकरण संधि किसे कहते हैं? सर्वप्रथम इसके नियम की बात करते हैं। यदि किसी अघोष वर्ण के बाद कोई घोष वर्ण आता है तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यदि किसी अघोष वर्ण के बाद कोई घोष वर्ण आता है तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला जाता है। अब हम बात करते हैं कि घोष और अघोष जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं। घोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का रहेगा। इसके अलावा स्वर यानी 11 स्वर भी जो है वो घोष वर्ण में आते हैं। इसके अलावा यह और है, ये पांचों जो वर्ण है वो भी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण है वो अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, जैसे पॉपुलर प्लस जा। इसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि पहला जो टुकड़ा है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए? अघोष वर्ण होना चाहिए। यानी पै जो है वो अघोष वर्ण है। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, तो पै जो वर्ग है इस पै वर्ग का पहला ही वर्ण है,
ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा? अघोषित वर्ण। इसके बाद में अपने को देखना है कि जो दूसरा जो टुकड़ा होता है शब्द का, उसका जो प्रथम वर्ण है वो क्या होना चाहिए? घोष वर्ण होना चाहिए। तो उसके अंदर तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वो घोष वर्ण होता है। तो च वर्ग का ज जो है ये तीसरा वर्ण है, तो ये जो है घोष वर्ण माना जाता है। अब आगे अपने को जो है परिभाषा के अंतर्गत वो कह रहा है कि यदि किसी अघोष के बाद में कोई भी घोष वर्ण आता है तो अघोष जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के यानी प वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। प और व, यानी अब जो प है वो किसमें बदलेगा? व के अंदर बदल जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा उपजा। एक उदाहरण और कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्लस है। इसमें भी हमें देखना है कि प्रथम जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो अघोष होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा। तो तय वर्ग का जो है ये पहला ही वर्ण है जो अघोष के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार बाद में क्या होना चाहिए? कोई भी घोष वर्ण आना चाहिए, यानी दूसरे टुकड़े का जो आदि वर्ण है पहला वर्ण क्या होना चाहिए? घोष वर्ण होना चाहिए। तो घोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, सवर और ये सारे जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो 11 सवर है उसका ए जो सवर है वो आ रहा है। संधि के नियम के अंतर्गत जो है अघोष वर्ण, यदि ये कंडीशन हो यानी किसी भी अघोष के बाद कोई घोष वर्ण आए तो जो तय है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, यानी तय और द। तय के स्थान पर जो है तय जो किसमें बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? वो द व्यंजन है, ए सवर इसके साथ लगाएंगे, द पूरा हो जाएगा और ये शब्द क्या बन जाएगा? उदय। एक और उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, जैसे वाक प्लस ईश्वर, वाक प्लस ईश्वर। इसमें भी हमें सर्वप्रथम देखना है कि प्रथम जो टुकड़ा है उसका अंतिम जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए? अघोष। तो क वर्ग का जो प्रथम ही वर्ण आ रहा है पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। इसके बाद में वो क्या आ रहा है? कोई घोष वर्ण होना चाहिए। 11 सवर जो लिखा है उसमें ई सवर आ रहा है, तो ये कह रहा है कि अघोष जो है वो अपनी वर्ग की किसमें बदलेगा? तीसरे में बदल जाता है। कै किसमें बदल जाएगा? कै के अंदर बदल जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? गै भी व्यंजन है, ये सब इसके साथ जब मिला देंगे तो गी और शब्द क्या बन गया? वागीश्वर। स्पष्ट है? चलिए दोबारा प्रकाश डाल देता हूं उस पर। किसी भी अघोष वर्ग के बाद यानी प्रत्येक वर्ग का, हिंदी में तो 5 वर्ग है, ठीक है, कै वर्ग, पै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग। उसका जो पहला जो टुकड़ा होता है उसका जो अंतिम स्वर है वो क्या होना? अंतिम जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए? अघोष होना चाहिए। तो पै वर्ग है, पै वर्ग का देखो पहला ही वर्ण है, पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। इसके बाद में क्या होना चाहिए? कोई भी घोष वर्ण आना चाहिए। घोष वर्ण का से तात्पर्य प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 11 सवर और यह है। तो इसमें हम देखते हैं क्या आ रहा है? च वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है, च जय आ रहा है। अब अपने को नियम के अंतर्गत क्या कर रहा है कि यदि कोई घोष वर्ण आए तो ये जो अघोष वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग से तात्पर्य पै वर्ग है, पै वर्ग का तीसरा वर्ण लगाएंगे तो पै है बै। पै किस में बदलेगा? बै में बदलेगा। अब शब्द क्या बन जाएगा? पै के स्थान पर बै आ गया, कु फिर बै और जा, शब्द क्या बन गया? स्पष्ट है? क्लियर? अब हम व्यंजन संधि के दूसरे भेद का जो है अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो है इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि किसी
एगोस वर्ण के बाद कोई घोष वर्ण कोई घोष के स्थान कोई पंचम वर्ण आए तो पंचम वर्ण आए तो अघोष अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, पंचम वर्ण में बदल जाता है। यानी अघोष वर्ण के बाद यदि कोई पंचम वर्ण आए तो अघोष जो है अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे पराग प्लस मुख। पहले अपने कंडीशन देख लेते हैं कि प्रथम जो टुकड़ा है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, अघोष वर्ण होना चाहिए। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। तो क्या वर्ग का क्या क्या है, पहला ही वर्ण है। इसके बाद में वो क्या कर रहा है, अपने को दूसरे टुकड़े का जो अति स्वर है वो क्या होना चाहिए, पंचम वर्ण होना चाहिए। तो पै वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, मैं होता है। अब आगे वो अपने क्या कह रहा है, यदि ये कंडीशन हो तो जो अघोष वर्ण है क्या वो अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, पंचम वर्ण के अंदर। तो क्या हो जाएगा, शब्द मिलकर क्या बन जाएगा, प्रांग मुख। एक उदाहरण और कर लेते हैं, जैसे वाक प्लस मुख। इसमें भी यही सेम कंडीशन है। पहला जो टुकड़ा है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या अघोष है। इसके बाद में वो क्या कह रहा है कि कोई भी पंचम वर्ण आए तो पै वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, मैं होता है, मैं आ रहा है। तो वो क्या कह रहा है अपने कि जो अघोष वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, पंचम वर्ण के अंदर बदल जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, वांग मुख। ये व्यंजन संधि का दूसरा भेद है।